आज हम करेंगे पाठ ज्योतिबा फुले। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सब इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है सुधा अरोड़ा। लेखिका ने इस पूरे पाठ में ज्योतिबा फुले के बारे में पूरा विस्तार से समझाया है और बताया है कि ये कैसे पर्सन थे। आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ी और खासियत क्या क्या है वो भी आपको इस पाठ में पता चलेगी। जिन्होंने नाम नहीं सुना उनको लिए बता देता हूं। बच्चों, ज्योतिबा फुले एक शूद्र जाति के व्यक्तित्व हैं जो बहुत ही महान हो गए। कब हो गए? दरअसल आपने उनकी पत्नी का नाम तो शायद सुना हो, सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले के बारे में और ज्योतिबा फुले के बारे में जब तब हमारे सिलेबस में हमारे को जहां तहां देखने को मिलता ही रहता है, पढ़ने को मिलता रहता है। लेकिन इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ज्योतिबा फुले तो आप शायद ना भी जानते हो, लेकिन उनसे पहले एक और व्यक्तित्व हुए, नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा उनके बारे में। जिस तरह से उन्होंने शूद्र जाति के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की है, इस तरह की लड़ाई ज्योतिबा फुले ने भी की है। दरअसल ज्योतिबा फुले शूद्र जाति के पक्ष में तो थे ही, क्योंकि उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे। जो ब्राह्मण जाति या फिर पूंजीपति वर्ग यानी अमीर जो लोग हुआ करते थे, उनकी जातियों को ही जाति समझा जाता था। और जो छोटी जाति कह लो, उस समय की कह सकते हो तथाकथित या लोगों के द्वारा कही गई छोटी जाति, उनको न के बराबर समझा जाता था। उनके लिए कुछ भी अधिकार नहीं दिए जाते थे। ऐसा क्यों होता था ये तो खैर लंबी कहानी है। दरअसल और भी बातें जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे, ये तो हम पढ़ेंगे ही, साथ साथ इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि इनकी एक पत्नी जिनका नाम सावित्री बाई फुले, ये एक ऐसी लेडी थी या यूं कह सकते कि पहली लेडी थी जिन्होंने शिक्षा पाई। क्योंकि उस समय स्त्री शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया जाता था, यहां तक कि जो शिक्षा लेता था उसको इतने ताने उल्हाने दिए जाते थे। सावित्री बाई फुले ने भी यही सहे, क्या कि वो जब भी पढ़ने के लिए जाती थी तो इनके ऊपर इतने ताने उल्हाने, पता नहीं सामाजिक कुरीतियों का इतना दबाव सहन करना पड़ता था कि वो कोई भी लेडी हिम्मत कर ही नहीं सकती थी। लेकिन सावित्री बाई ने वो हिम्मत की और अच्छी खासी पढ़ाई की। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद तो पढ़ा ही, साथ ही साथ अपने पति के साथ की वजह से उन्होंने कई ऐसे स्कूल खुलवाए जो सिर्फ और सिर्फ स्त्री शिक्षा को प्रमोट करते थे, यानी उनके लिए ही थे। तो ऐसी थी वो सावित्री बाई फुले। ये सारी बातें अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो था पूरे पाठ के बारे में। अब मैं पहले पैराग्राफ को जो मैं पढ़ रहा हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, उससे पहले कुछ दो लाइन सुन लीजिए इस पैराग्राफ के बारे में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लेखिका पहले पैराग्राफ में बताती है कि जो सामाजिक विकास हुआ है, उस विकास को करने में किन किन लोगों का योगदान रहा, ऐसा लिखने वाले ने ज्योतिबा फुले का नाम लिया ही नहीं। मतलब अगर हम टॉप 5 की बात करें, जो ऊपर के 5 लोग हैं जिन्होंने सामाजिक विकास किया, उसमें ज्योतिबा फुले का नाम रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? दरअसल जिन्होंने ये लिस्ट बनाई वो दरअसल थे कौन? उच्च वर्गीय लोग, उच्च जाति के लोग, पूंजीपति लोग। अब वो ज्योतिबा फुले से तो नफरत करते थे, तो वो क्यों रखेंगे उनका नाम? ऐसा लेखिका बताती है। इसके साथ साथ पहले पैराग्राफ में हम ये भी पढ़ेंगे कि ज्योतिबा फुले जो ब्राह्मण जाति या उच्च वर्गीय लोग थे उनके खिलाफ बोलते थे। अब खिलाफ के किस तरह से कि सिर्फ तुम्हारे ही अधिकार नहीं है, तुम्हारे अलावा और लोग भी हैं जिनको अपने अधिकार मिलने चाहिए, या उनको नीचा नहीं समझा जाना चाहिए, अछूत नहीं समझा जाना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए शिक्षा है तो उनके लिए भी तो शिक्षा है, उनको भी पढ़ने दिया जाए, उनको भी बराबर मौके मिले। इस तरह के ख्यालात रखते थे वो। ब्राह्मण जाति या पूंजीवाद के वर्ग को से नफरत नहीं करते थे, बस इतना वो चाहते थे कि उनको बराबर अधिकार मिले। लेकिन ये लोग जो ब्राह्मण जाति थे या और लोग थे पूंजीपति वर्ग, ये नहीं चाहते थे कि वो ऐसा हो। तो इसीलिए ज्योतिबा फुले उनके खिलाफ बोलते थे। ये बहुत पहले का समय है, आज का समय ये नहीं है। खैर, जितना मैंने समझाया वो पढ़ लेते हैं। देखो, यह अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित का मतलब समझ लो, जो सामने नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नहीं और यहां पर भी नहीं, दोनों कट जाएं तो क्या बनेगा कि यह जो सामने है, इसका मतलब ये हुआ। तो कंफ्यूज मत होना कि अप्रत्याशित भी आ गया, नहीं भी आ गया। तो जो सामने नहीं है, नहीं है। अब इसका मतलब इस तरह से लो कि जो सामने है, यदि साफ दिख रहा है जो, वो क्या है? आगे देखो कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में
जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। शुमार मतलब वो शामिल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आगे लिखा हुआ है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। मतलब ये सूची बनाई किसने? उच्च वर्णीय समाज ने। अब उच्च वर्णीय यानी ऊंचे वर्ग के लोग, जो ऊंचे हैं, अपने आप को ऊंचा मानते हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व, यानी उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था। वर्चस्व यानी प्रधानता थी। ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जाति मान लिया जाता था और उन्हीं के ही आदेशों को वो जैसे नियम बनाए वैसा ही चला जाता था। अब जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर खता ना हो, वो ज्योतिबा फुले या मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण जाति का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बस इतना है कि अधिकार सबको समान मिले, ऐसा ज्योतिबा फुले चाहते थे। तो ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। मतलब सिर्फ इन्हीं को ही क्यों मिले, इन्हीं के मूल्य कायम क्यों रहे, ऐसी शिक्षा और ऐसा सुधार क्या फायदा, इसका कोई फायदा नहीं। तो इसके समर्थक वो नहीं थे। उन्होंने यानी ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी यानी अमीर जो लोग होते हैं, तो उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी, पुरोहित यानी ये जो ब्राह्मण जाति, उनकी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया, यानी उनके खिलाफ हो गए। उनके द्वारा क्या स्थापना की थी उन्होंने? दरअसल उन्होंने एक समूह की स्थापना की थी, नाम रखा था सत्यशोधक समाज। इनका काम क्या होता था? एक ऐसा समूह था जो शूद्र जाति के पक्ष में होता था, या यूं कह लो कि उनके अधिकारों के लिए लड़ता था। तो एक ऐसा समूह था ये, तो उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और उनका क्रांतिकारी, अब मैं बार बार शूद्र जाति बोल रहा हूं, ये दरअसल जो ऐसे जाति जो किसी समय नगण्य थी, न्याय के बराबर लोग समझते ही नहीं थे, जैसे भीमराव अंबेडकर भी उसी जाति के थे। तो ऐसे जो लोग थे उनके खिलाफ वो बहुत से षड्यंत्र रचे जाते थे, या यूं कह लो कि उनको अधिकार ही नहीं दिए जाते थे समाज द्वारा। तो उसी की बात मैं बार बार कर रहा हूं। और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। क्रांतिकारी साहित्य था जो उन्होंने एक प्रमाण के रूप में साबित किया। मतलब जो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और क्रांतिकारी साहित्य लिखा, वो इसका प्रमाण है कि वो कितने हल्ला बोल थे, किनके प्रति? इन लोगों के प्रति, पूंजीवादी और पुरोहितवादी के प्रति। आ गया होगा समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ब्राह्मणों ने कहा, हालांकि एक दो पैराग्राफ थोड़े समझने लायक है, मतलब थोड़ा मुश्किल आ रही होगी, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए। जब ब्राह्मणों ने एक बात कही थी, क्या? कि विद्या शूद्रों के घर चली गई, अब तो मतलब डूब गई। विद्या अगर शूद्रों के घर चली गई तो मतलब डूब ही गई। तब फूले ने क्या कहा था? तत्काल, यानी फूले कौन? ज्योतिबा फुले ने तत्काल यानी उसी समय ही उत्तर दिया। क्या कहा? सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए। मतलब क्या था इसका मतलब यह था कि जब सच का सवेरा होता है ना, तो वेद और विद्या चारों दिशाओं में फैलती है, सबके लिए बराबर होती है, वो डूबती नहीं है। दरअसल इस बात को लेकर ब्राह्मण जाति के जो लोग होते हैं वो शर्मा जाते हैं, अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगता ये चीजें। ये बात उन्होंने जवाब देते हुए कहा। आगे देखिए। लेकिन उससे पहले लेखिका का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए। अब अगले जो पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुन लो। दरअसल महात्मा ज्योतिबा फुले वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था के खिलाफ थे। मतलब क्या ये इस तरह से जाति पाति का भेदभाव, ये सब कुछ चल रहा है, ये तो शोषण है। मतलब एक तरह का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये भी बताया कि जो ब्राह्मण का आधिपत्य शामिल है, आधिपत्य मतलब प्रधानता शामिल है, उनको ही अधिकार मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? धर्म के साथ जुड़कर, यानी उनके साथ साठगांठ करके सामाजिक व्यवस्था को खराब कर रही है। तब ज्योतिबा फुले कहते हैं कि हम लोग तो इसके खिलाफ हैं ही, मतलब शूद्र जाति के लोग तो खिलाफ हैं ही, बल्कि स्त्रियों को भी आगे आना चाहिए हमारे साथ आंदोलन में, क्योंकि उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं दी जा रही, और अगर उनको शिक्षा मिल जाए तो एक्चुअल में उनको अपने अधिकार पता चले। शायद इसी वजह से काफी वर्षों तक, हजारों साल तक स्त्रियों को शिक्षा दी ही नहीं गई। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण मतलब रंग रूप, जाति जो आप समझ गए हैं, और वर्ग व्यवस्था यानी कैटेगरी में डिवाइड करना, इसमें निहित यानी शामिल है क्या? शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे के पूरक बताया। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये सारे ही शोषण प्रक्रिया में ही शामिल होते हैं। कौन कौन सी चीजें? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था। उनका कहना था कि राजसत्ता यानी जो राजा लोग हैं, या यूं कह लो कि नेतागण जितने भी हैं जो राजसत्ता करते हैं, और ब्राह्मण आधिपत्य का मतलब होता है ब्राह्मणों के जो अधिकार हैं या प्रधानता है,
के तहत धर्मवादी जो लोग हैं, यानी धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपस में साठगांठ कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं और इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। मतलब इन सामाजिक व्यवस्था को वो खराब कर रहे हैं, इससे समाज नहीं सुधरने वाला। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा, दलित तो हैं इसमें शामिल, लेकिन उनके अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ज्योतिबा फुले के जो विचार थे उन्होंने लिखकर बयां किए, किसमें, अलग अलग तरह की रचनाएं करके। वो रचनाएं किस तरह की थी, वो उनके नाम क्या क्या थे, वो अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ में। देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, ये रचनाओं के नाम है, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, और इसके अलावा जिसको आप किसान का प्रतिशोध भी कह सकते हो, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है, यानी उसमें लिखी हुई है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, मतलब वो आगे की सोच रहे थे। उस समय का जो जमाना था वो बहुत छोटी सोच का था, बहुत पीछे था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपने विचार इतने बड़े बना लिए थे कि वो भविष्य को देख रहे थे और उसी के अनुसार अपने विचार उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे। क्या कहा, आगे भी लिखा हुआ देखो। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा थी। ज्योतिबा फुले एक आदर्श परिवार मानते थे उनको, जिसमें सारी जातियों का समागम हो। किस तरह की, जैसे जिस परिवार में पिता बौद्ध हो, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। मतलब इसका मतलब यह था कि हर तरह के लोग, हर तरह के विचार रखने वाले एक परिवार में लोग होने चाहिए, तब जाकर वो एक आदर्श परिवार बनता है। नहीं तो सब लोग अपनी ही जाति को प्रमोट करने में, अपनी ही जाति को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले क्या कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा, यानी आज की जो शिक्षा है, यानी उस समय की कह सकते हो ज्योतिबा फुले के टाइम की, तो वो उनकी आधुनिक शिक्षा थी। यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है, क्योंकि उच्च वर्ग को ही मिल रहा है, तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा? शूद्र कहां जाएंगे बेचारे? गरीबों से कर जमा करना, यानी टैक्स लेना, और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? मतलब ये कहां का न्याय है? स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले, मतलब कि जो ऐसे लोग जो सभी का समाज सुधार हो ऐसा न चाहने वाले तथाकथित, उस समय के तथाकथित का मतलब उस समय कहने वाले संभ्रांत यानी अमीर समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। अब वैसे तो आपको नहीं समझ में आई होगी ये दो लाइन, तो और ढंग से समझाता हूं। दरअसल इस लाइन का मतलब ये था कि जो उस समय के जो लोग थे, किस तरह के लोग? अमीर लोग, और जो सर्वांगीण विकास नहीं चाहते थे, सिर्फ अपना ही विकास करना चाहते थे, ऐसी कैटेगरी के लोग, इस तरह की कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे, वो महात्मा फुले को समाज सुधार की श्रेणी में क्यों शामिल करेंगे, है ना? उनको उसकी सूची में स्थान नहीं देंगे। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था। आगे देखिए, यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। मतलब ब्राह्मणी मानसिकता कैसी है ये साफ समझ में आता है। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ, नाम था शेतकऱ्यांचा आसूड, के उपोद्घात में लिखते हैं। उपोद्घात क्या होता है? दरअसल आपने कोई भी बुक देखी हो और उस बुक के शुरुआत में देखना, प्रस्तावना, भूमिका, इस तरह के एक पेज होता है शुरू में, यानी एक तरह की डिस्क्लेमर कह सकते हो आप इंग्लिश में। तो वो डिस्क्लेमर होता है पूरी बुक के बारे में, तो उसे प्रस्तावना कहते हैं, या डिस्क्लेमर को उपोद्घात भी कहते हैं। तो वही यहां पर लिखा हुआ। तो क्या कहा कि जब वो अपनी बुक का जो प्रस्तावना था वो लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या लिखा, वो आगे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा कि विद्या बिना मति गई। मति का मतलब होता है बुद्धि, नीति का मतलब होता है नियम या न्याय, और इसके अलावा गति, गति का मतलब प्रगति, है ना? इसके अलावा वित्त, वित्त का मतलब होता है धन। बाकी आप सब समझ जाएंगे। क्या कहा कि विद्या बिना मति गई, विद्या के बिना बुद्धि चली जाती है, और मति बिना नीति चली जाती है। नीति बिना गति नहीं होती, गति चली जाती है। गति बिना वित्त गया, वित्त माने होता है धन, जब गति नहीं है तो धन कहां से हो? और वित्त बिना शूद्र गए, मतलब शूद्र भी चले जाते हैं। अगर धन ही नहीं है तो क्या कर सकता है कोई? इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए हैं, मतलब ये सारे अनर्थ हो रहे हैं, और किसके कारण? सिर्फ विद्या न मिलने के कारण या अविद्या के कारण। ठीक है, तो ये सब बातें, इतने बड़े बड़े विचार थे ज्योतिबा फुले के, ये भी उस समय जब इन चीजों के सब खिलाफ थे। देखो, महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसीलिए बंद कर रखे हैं, जो मैं अभी समझा भी रहा था। क्यों बंद कर रखे हैं? कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। अगर मानवीय अधिकार अगर वो स्त्री समझ जाती है तो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ेगी, जो समाज का पुरुष वर्ग चाहता ही नहीं है, और खास तौर पर जो ऊंची जाति के लोग हैं।
इस तरह की स्वतंत्रता पुरुष लेता है हमेशा, वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले तो क्या हो, पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है, यह बहुत बड़ा भेदभाव है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पहले जब शादियां हुआ करती थी तो उस समय जो मंत्र पढ़े जाते थे वो मंत्र इतने एक तरफा थे, यानी इतने भेदभाव से भरे हुए थे। उनमें क्या था उन मंत्रों में कि पुरुषों को ही सब अधिकार दिए गए, स्त्री के लिए तो कुछ बचा ही नहीं उन मंत्रों में, उनके वो खिलाफ थे। लेकिन उस समय ऐसे ही थे, ऐसे ब्राह्मण जाति का आधिपत्य था तो वो ही अपनी प्रधानता, अपने ही नियम चलाते थे। तो ज्योतिबा फुले ने नए मंत्रों की रचना की जो स्त्री और पुरुष इन दोनों की समानता दिखा रहे थे, और समानता दिखाते हुए ऐसे मंत्र लिखे और उसके बाद ऐसे ही विवाह की रचना करने लगे, या यूं कह लो कि लोगों के विवाह में ऐसे मंत्रों को शामिल करने लगे ताकि स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा मिले। ऐसे थे ज्योतिबा फुले। आगे देखिए, ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखो, ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया कि ब्राह्मणों को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्थान ही नहीं दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक, ये दरअसल मंगलाष्टक क्या होता है, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र होते हैं, तो उनको कहा है तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक, जो पुरुष प्रधान के समर्थक हैं, और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने भी मंत्र हैं, ऐसे जितने भी मंत्र जो स्त्री की गुलामी को दिखाते हो या पुरुष प्रधानता को दिखाते हो, ऐसे जितने भी मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं, ऐसा ज्योतिबा फुले चाहते थे। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके, उनको पता चले कि हम आपस में साथ आ रहे हैं, विवाह रच रहे हैं, तो हमारे अपने अपने क्या क्या अधिकार होंगे। ऐसे मंत्रों की रचना की। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधू वर से कहती है, क्या कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा, आकांक्षा माने इच्छा, यह इच्छा सिर्फ वधू की ही नहीं थी बल्कि जितने भी गुलामी से मुक्ति पाना चाहती थी स्त्रियां, वो सब यही चाहती थी। गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी ये वाली इच्छा। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुमार का अर्थ बताया था, एक बार जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका अर्थ बताओ कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में लेखिका क्या कहती हैं कि ज्योतिबा फुले सिर्फ बोलते नहीं थे, उनके विचार दूसरों के लिए नहीं थे, वो ये सारी चीजें खुद पर भी अप्लाई करते थे। इसके परिणाम, इसका या यूं कह लो कि इसका सबूत ये है कि सबसे पहले जब उनको महात्मा का एक ओधा मिला, क्योंकि अब उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले है, तो जब उनको महात्मा की उपाधि दी जा रही थी तब ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी। क्या कहा कि मुझे महात्मा का अधिकार मत दो, मैं ऐसी उपाधि नहीं चाहता कि मेरे नाम के आगे महात्मा लगे, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मुझे ऐसे ओहदे पर भी मत बिठाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे ओहदे पर बिठा दोगे तो मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मुझे ऐसा अहंकार आने लग जाएगा कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं और मैं अपने नियम दूसरों को भी मनवाऊं, ऐसा मेरे मन में आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। ये विचार थे ज्योतिबा फुले के। सिर्फ यही नहीं, और दूसरे विचार कि स्त्रियों की शिक्षा होनी चाहिए, ये चाहने वाले जो ज्योतिबा फुले थे, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी पर यह अप्लाई किया। क्या? कि जब उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी यानी सावित्रीबाई फुले को अच्छी शिक्षा दिलवाई और भी बहुत सी आजादी, बहुत से अधिकार उन्होंने दिए। ये थे ज्योतिबा फुले। इसी के बारे में अब अगले पैराग्राफ में हम और पढ़ने वाले हैं, देखते रहिए। देखो, 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, क्योंकि मैं फिर संघर्ष करना बंद कर दूंगा। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है यानी धर्म का अध्यक्ष बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, वो तो फिर राजा बनकर बैठ जाता है। इसीलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मतलब मैं साधारण लोग ही हूं, उन्हीं में शामिल रहने दो, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्रीबाई की भी बचपन से शिक्षा में बहुत रुचि थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी वो खुद भी बहुत पढ़ना चाहती थी, बस उनको मौका नहीं मिल रहा था। और उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने की शक्ति, जिसको आप कैचिंग पावर कह सकते हो।
उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। उनके बचपन में एक घटना हो गई थी। क्या क्या घटना हुई? दरअसल वो 6-7 साल की उम्र की रही होगी। उस समय वो हाट बाजार जाती है, यानी वहां का कोई स्थानीय बाजार था, वहां वो अकेली ही चली जाती थी। अब वहां पर वो कुछ देख रही थी, अचानक किसी ने उन्हें टोक दिया कि देखो ऐसा करते हुए कुछ खाते नहीं है। दरअसल वो कुछ खा रही थी, तो उन्होंने, उस लड़की ने, यानी यूं कह लो कि सावित्री ने, वो खाना वहीं पर ही छोड़ दिया। उसने खाना नहीं खाया नहीं। वो 6-7 साल की उम्र की बच्ची थी उस समय। तो उन्होंने वो बात मान ली। तो जो कहने वाले थे वो बड़े खुश हुए कि बड़ी अच्छी बच्ची है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक पुस्तक दी उसे कि ये पढ़ो, ये पढ़ लेना। लेकिन उनको पता था कि पढ़ना तो आता नहीं होगा, 6-7 साल की उम्र है, वैसे भी स्त्री शिक्षा होती कहां है, पढ़ना तो नहीं आता होगा। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि पढ़ना नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इसके चित्र देख लेना। तो उन्होंने वो पुस्तक दे दी। हालांकि सावित्रीबाई उसे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो पढ़े कैसे, क्योंकि पढ़ना तो आता नहीं था। तो उन्होंने वो पुस्तक अपने पिता को दे दी और पिता को देते हुए कहा कि मुझे ये मिली है। तो उसके पिता इतना क्रोधित हुए कि ये क्या है, तुम्हारी ये उम्र है, तुम्हें वैसे भी पढ़ना लिखना नहीं है, तुम अपने 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 काम किया करो, ये पुस्तक तुम्हारे क्या काम की। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तक को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन सावित्रीबाई ने वो कूड़ेदान से किताब को उठाया और छुपा लिया, किसी को बताया नहीं। जब वो उसकी शादी हो गई, तब पढ़ना लिखना वो सीख गई, तब उस किताब को उन्होंने पहली बार पढ़ा था। ये थी वो घटना जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते जाइए, सुनते जाइए, समझ आ जाएगा। देखो, उनके बचपन की घटना बहुत प्रसिद्ध है। क्या हुआ था? 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार, यानी एक वहां का स्थानीय बाजार, अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई, यानी वहां उस बाजार में गई। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। वो एक खेल कर रहे थे, या यूं कह लो कि वो गा रहे थे। तो वो मदमस्त होकर वो देखने लगी। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते हुए देखा, तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना ना आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। और क्या कहा, ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भी भ्रष्ट कर देगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1940 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस किताब को सहेजकर ससुराल में ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। अब बच्चों, घटना के समय सावित्री की उम्र क्या थी? कौन सी घटना? यही पुस्तक वाली जो घटना थी, उस समय उसकी उम्र क्या बताई थी? अभी भी बताई थी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी मेरी बातें सचेत होकर सुन रहे हैं। आगे देखिए, 14 जनवरी 1948 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला यानी एक स्कूल की स्थापना हुई। किसने की? 1948 में सावित्रीबाई फुले के और ज्योतिबा फुले के साथ ने एक कन्याशाला की स्थापना कर दी। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। पहली पाठशाला, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, आज इतने गर्ल्स स्कूल हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? देखो, है ना, कितनी बड़ी बात थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्राति शूद्र, यानी जो शूद्र लोग हैं या शूद्र से भी शूद्र हैं, लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। मतलब ये इतना आसान नहीं था, सिर्फ कहने की बातें नहीं थी कि ऐसा कर लेते हैं, एक कन्याशाला खोल लेते हैं और अच्छी बात है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिंपल सी बातें नहीं थी ये। इसमें कितने तरह के व्यवधान हो गए। व्यवधान का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। कितने तरह के व्यवधान पड़े, कितने तरह की अड़चने आई, लांछन यानी लोगों ने इतने ताने दिए और बहिष्कार भी कर दिया कि ये हमारे समाज में ही नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे ताने उलाने उन्होंने सहे, तब जाकर ये सारी चीजें हुई। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने पुरोहित और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने देने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि धर्म भीरू जो पिता थे, यानी धर्म की पालना करते थे और पुरोहित की बातें मानते थे, यानी ब्राह्मण जाति के लोगों की बात वो मानते थे, उनकी बातों को मानकर उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। यानी किस किस को? अपने बेटे ज्योतिबा फुले को और अपने पुत्र वधू सावित्रीबाई फुले को, इन दोनों को घर से निकाल दिया। यहां तक का सहन करना पड़ा उन्होंने। आगे क्या हुआ देखो, सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। देख लो, ये स्थिति थी उस समय। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे, संघर्ष करते रहे। 1840 से 1890 तक
लगभग 50 साल का ये समय हो गया तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर यानी एक जान से अपने मिशन को पूरा किया जो वो चाहते थे। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मतलब ये होते हैं एक और एक 11। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर कि तुम्हें अपनी लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे कर करके थोड़ी थोड़ी करके लड़कियों को इकट्ठा किया और उनको शिक्षित किया। या बाल हत्या, अब मतलब यहां पर इस पैराग्राफ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। यहां पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि दोनों पति पत्नी यानी दोनों दंपत्ति, कैसे दंपत्ति का मतलब क्या होता है, पति और पत्नी। तो दंपत्ति जो थे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने क्या क्या प्रयास किए, अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स ली, या यूं कह सकते हो कि उन कुरीतियों को किस तरह से ठोकर मारकर आगे बढ़ गए। और बहुत सी बातें, जो प्रथाएं जो चली आ रही थी, जो खास तौर पे स्त्रियों के लिए बहुत निरर्थक थी, बेकार थी, उनको खत्म कैसे किया, ये सारी बातें और क्या क्या किया उन्होंने, वो सारी बातें अब हम इस पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं। एक एक लाइन में सुनते जाओ। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया उन्होंने, और क्या क्या किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए, मतलब यहां अनाथ जो बच्चे रहते थे इस गृह में, गृह मतलब एक तरह का आश्रम कह लो, तो वहां पर जो अनाथ लोग थे, अनाथ बच्चे थे और विधवाएं थी, उनके लिए दरवाजे खोल दिए कि वो सिर्फ वो बंधक बनकर ना रह जाएं, उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना। और या फिर महार, चमार, ये दरअसल जातियों के नाम है। महार एक जाति है जिसमें भीमराव अंबेडकर भी महार जाति के ही थे। तो महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। ऐसा नहीं कि इस जाति के लोग ही पानी पी सकते हैं, पहले ऐसा था, छूत अछूत ये सब कुछ चलता रहता था, तो पहले ऐसा था, लेकिन उन्होंने ये सब काम एक ही घर में शुरू कर दिया कि एक ही जगह से सब जातियों के लोग पानी पी सकते हैं। ये भी शुरू किया उन्होंने। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधी श्रद्धा जिसको कहते हैं, और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियां यानी जो पुरानी सोच, पुराने परंपराएं, पुराने सोच विचार जो चले आ रहे थे, रूढ़ियां चली आ रही थी, उनको ध्वस्त कर दलितों जाति को और जो शोषित हो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, उनके हक में खड़े हुए हैं ये दंपति, ये पति पत्नी। आजकल होता क्या है, जब भी पति पत्नी जो बहुत अच्छी बुद्धि पा जाए, यानी अच्छा शिक्षा मिल जाए, या यूं कह सकते हो कि दोनों ही अच्छे स्तर पर पहुंच जाए, तो दोनों के बीच इतनी लड़ाइयां होती हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के प्रयास जहां होते हैं आधुनिक युग में, वहीं उस समय में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने कंधा से कंधा मिलाकर ऐसे ऐसे काम किए कि आज दुनिया उनके बारे में पढ़ रही है। यह बात लिखी है अगले पैराग्राफ में। देखो क्या लिखा है, अपने आप को आदर्श स्थापित किया या आदर्श मनवाया लोगों को, यही बात लिखी है। देखो आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में, यानी कंपटीशन चल रहा है लोगों के बीच, तो आज का प्रतिस्पर्धात्मक समय ही चल रहा है। तो जब प्रबुद्ध यानी जिनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है, ऐसे वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद अलग होते ही मतलब अलग हो जाए मान लो, तो एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने में आमादा मालूम होते हैं। मतलब एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं और एक दूसरे की जड़ें खोदना मतलब एक दूसरे को पोल खोलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह का आमादा हो जाते हैं, मतलब तैयार रहते हैं हमेशा ही। महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे नहीं थे, यानी ये दोनों पति पत्नी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। मतलब दाम्पत्य मतलब पति पत्नी, तो ये एक आदर्श दंपति हैं, वो ऐसी मिसाल बन गए हैं कि आज वो चमक रहे हैं। बच्चों आपको लग रहा हो कि ये पार्ट खत्म हो गया है, जी नहीं, ये पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। अभी वो कहां मिलेंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से एक लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये तीनों चीजें आपको एक ही पेज पर, एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएंगी, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में
किसका नाम शुमार नहीं किया गया है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देखो, सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा ज्योतिबा फुले। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया? आपके ऑप्शन, ए अपनी पत्नी को, बी अपनी बहन को, अपनी मां को, या उपयुक्त सभी को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अपनी पत्नी को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लाट साहब के कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छी बात नहीं है, तो सावित्री बाई ने क्या किया? आपके ऑप्शन, ए झपट लगा दिया, ऑप्शन बी बुरा भला कहने लगी, सी हाथ का खाना फेंक दिया, डी उपयुक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? आपके ऑप्शन, ए पिता बौद्ध, बी माता ईसाई, सी बेटा सत्यधर्मी, या डी उपयुक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो इस लिंक में जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पेज पर आपकी क्लास से रिलेटेड पूरा सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, तो इस लिंक को जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।